तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ठीक है। सो आप ऑलरेडी फेमिलियर ही हो वर्ड से, जो टर्म ट्रेड से टर्शरी सेक्टर में जो है हम लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ी थी इसी किताब की। तो यू नो दैट द ट्रेड का मतलब क्या, वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इनवॉलेंटरी नहीं, अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं, मर्जी से अब जो चीज़ें, जो गुड्स और हम जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे को, उसे हम ट्रेड कहते हैं। दो तरह की पार्टीज जो है रिक्वायर्ड होती है ट्रेड में, हमेशा टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। एक चीज़ें खरीद रही है, एक बाई कर रही है ना, और दूसरी क्या है, सेल कर रही है। एक बाई कर रही है, एक सेल कर रही है। तो दो तरीके की, इट कुड बी बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू पीपल्स, बिटवीन टू नेशंस, एनीथिंग। ओके। एक पर्सन जो सेल कर रहा है और दूसरा जो है परचेज कर रहा है। इन सर्टन प्लेसेस पीपल बार्टर देयर गुड्स फॉर बोथ द पार्टीज, ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। बार्टर मतलब पीपल बार्टर देयर गुड्स, मतलब फॉर द काइंड। मतलब अगर आप किसी को वीट दे रहे हो 10 kg और आपने जो है उससे ये कहा है कि आप मुझे जो है राइस दोगे इसके बदले में 8 kg। ठीक है। ओके। ये बार्टर सिस्टम है कि काइंड में ट्रेड हो रहा है। ओके। अब ट्रेड में भी कंसीडर्ड एट टू लेवल्स। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल ट्रेड। नेशनल विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल जो है ट्रेड, जो गुड एंड सर्विसेज है, जो जो अक्रॉस द बाउंड्री होता है, जो दो मुल्कों के बीच में होता है। ठीक है। कंट्री नीड ट्रेड टू ऑब्टेन कॉमोडिटीज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देम सेल्फ और दे कैन परचेज एल्सवेयर एट लोअर प्राइस। कंट्री उस चीज़ को जो है ट्रेड करती है और जो उस चीज़ को ख़रीदती है जो उसके पास खुद उसके मुल्क में नहीं होता है, उसके अपने कंट्री में, देश में नहीं होता है, और वो दूसरे से थोड़े कम पैसों में ख़रीदना चाहती है, लो प्राइसेस पे। जो एंशियन जो ट्रेड का पैटर्न था वो प्रीमिटिव सोसाइटीज़ में वो था बार्टर सिस्टम। मैंने बार्टर सिस्टम में बताया आपको कि चीज़ें दोगे और कुछ चीज़ें लोगे आप। ठीक है। आप यहाँ से जो है वीट लेके बाज़ार जा रहे हो और वो वीट दे रहे हो दुकान पे, उससे कपड़े ख़रीद रहे हो। आप चावल लेके जा रहे हो, उसको दे रहे हो, उससे कुछ खरीद रहे हो। फ्रूट्स लेके जा रहे हो, वो दुकान पे दे रहे हो, तो उससे जो है अनाज ले रहे हो। तो ये सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम चलता था पुरानी सोसाइटीज़ में, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, गुड्स टेक्स प्लेस। इन दिस सिस्टम इफ़ यू वर ए पोटर, यू वर नीडेड टू बी ए प्लम्बर, need of a plumber, you will have to look for the plumber who would be in need for the pots and you could exchange your pots for his plumbing services. इसमें क्या था कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो, तुम्हें प्लम्बर चाहिए अपने बाथरूम फिटिंग के लिए, तो आप क्या करोगे, उस प्लम्बर को ढूंढोगे जिससे आपके पास जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे आपके पास बर्तन है, आपसे बर्तन चाहिए और वो आपके यहाँ आके काम करेगा, तो आप उस प्लम्बर को ढूंढोगे, उसको अपने बर्तन दोगे, है ना, जो आप घर पे मिट्टी के बनाते हो, और फिर वो जो है आपका काम करेगा। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलता। ठीक है। तो डिफ़िकल्टी जो थी बार्टर सिस्टम में वो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अब हार्ड टाइम तो कोई प्लम्बर ऐसा मिलेगा नहीं जिसको बर्तन चाहिए, है ना। आप राइस लेके मार्केट जा रहे हो, आप कहाँ ढूंढोगे राइस वाले को, किसी को राइस चाहिए और वो आपको उसके बदले क्लोथ्स देगा, वो भी अपनी पसंद के आपके। तो बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टीज थी, इसलिए जो है इंट्रोड्यूस किया मनी, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन द ओल्डन टाइम्स बिफोर पेपर, कॉइन करेंसी थी। पेपर करेंसी तो मॉडर्न करेंसी है ना, उससे पहले तो कॉइन्स थे, है ना। फिर केम इन टू फोर्स रेयर ऑब्जेक्ट्स विद वेरी हाई इंट्रेंसिक वैल्यू सर्व्ड एज मनी। जो हाई वैल्यू, जैसे मोतीज हैं, पर्ल्स हैं, गोल्ड, डायमंड, इस तरह की चीज़ें भी, और भी जो वैल्यूएबल चीज़ें थी जो कहीं और नहीं मिलती, जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू हाई होती है, जैसे फ्लिंट स्टोन्स है, ओबिटसन है, क्रोई शेल्स है, टाइगर्स पॉ है, वेल्स टीथ है, डॉग टीथ है, स्किन है, फर है, कैटल है, राइस है, पेपरकॉर्न, साल्ट, इस तरह की चीज़ें भी जो है एज ए मीडियम यूज़ हुआ करती थी। ठीक है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, एंशिएंट टाइम्स में भी जो है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की, हिंस ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स। एंशिएंट टाइम्स में देखो, ट्रेड इतनी दूर करना बहुत रिस्क हुआ करता था, तो क्या था, ट्रेड ज़्यादातर रिस्क जो रिस्ट्रिक्टेड था वो था लोकल मार्केट्स में। पीपल जो है स्पेंड करते थे मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे फूड और क्लोथ्स पे। सिर्फ रिच पीपल्स ही जो है ज्वेलरीज खरीदते थे, कॉस्टली कपड़े खरीदते थे, और इससे क्या हुआ, रिजल्ट हुआ ट्रेड इन लग्जरी आइटम्स। जैसे सिल्क रूट जो चाइना में है, जो रोम को चाइना से कनेक्ट करती है, 6000 किलोमीटर का रूट है। ये ट्रेडर इस सिल्क रूट से चाइनीज सिल्क को, रोमन वूल को, और प्रीशियस मेटल्स को, और बहुत सारे हाई वैल्यूएबल कमोडिटीज़ को जो है
ट्रांसफ़र करते थे फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट इंडिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया में। इधर भी जो है इसका जो है एक इंटरमीडिएटरी पॉइंट था। अब देखो रोमन के डिसइंटीग्रेशन के बाद रोमन एम्पायर के और यूरोपियन कॉमर्स जो ग्रो किया 12th to 13th सेंचुरी में, और ओशन का जो रास्ता है ना, ओशनिक रूट जब से डेवलप हुआ है ना, तो वारशिप ट्रेड बिटवीन यूरोप और एशिया ग्रू, और अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। फिर अमेरिका डिस्कवर किया गया, किसने अमेरिका डिस्कवर किया, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। अमेरिका को जो है फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? हु इज़ नोन एज दैट पर्सन जिसने वेस्ट इंडीज़ डिस्कवर किया, जिसने इंडिया डिस्कवर किया पहली बार? यूरोपियन लोगों ने। इंडिया तो पहले से था, डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसने पहली बार जो है यूरोप को बताया कि ये कंट्रीज़ भी हैं, देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड कॉल्ड अमेरिका। ठीक है, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड ने यूरोप ने जो है कॉलोनाइजेशन बिगिन कर ली इंडिया में, और ट्रेड करना शुरू कर दिया एक्जॉटिक कमोडिटीज़ में, और नया ट्रेड एमर्ज हुआ जिसे हम कहते हैं स्लेव ट्रेड, जिसमें लोगों को जो है गुलाम बनाना, मतलब ठीक है, उनका ट्रेड होने लगा, उनको एज ए कॉमोडिटी बेचने लग गए। पोर्तुगीज, डच, स्पेनियार्ड्स वो ब्रिटिश कैप्चर ने किया अफ्रीकाज के नेटिव्स लोगों को, और फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट किया उनको न्यूली डिस्कवर्ड जो अमेरिका है वहाँ पे। किसके लिए? लेबर प्लांटेशंस के लिए, प्लांट, चाय, टी, कॉफ़ी, इस तरह की प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, बनानाज, इस तरह की प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए उनको क्या किया, अफ्रीका से लोगों को पकड़ के उन्हें ज़बरदस्ती जो है भेजा गया अमेरिका की कॉलोनीज़ में, उसको आबाद करने के लिए। तो स्लेव ट्रेड बड़ा ही लुक्रेटिव बिजनेस था जो मोर देन 200 ईयर्स चला, टिल जब डेनमार्क ने इसे 1792 में अबॉलिश किया, और ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1808 में जो है ट्रेड बिजनेस को क्लोज किया। ब्रिटिश ने 1807 में, और डेनमार्क ने सबसे पहले 1792 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रेड जो है स्लेव्स का होता था। स्लेव ट्रेड बंद हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है ना डिमांड जो है रॉ मटेरियल की जो है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मशीन्स आई, तो लार्ज नंबर पे क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा ना। तो अब उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए फिनिश गुड बनाने के लिए, ग्रेन्स, मीट, वूल जैसी चीज़ों के, एंड ऑल्सो एक्सपेंडेड, बट द मॉनेटरी वैल्यू जो है उसकी डिक्लाइन हुई इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग गुड। देखो जब एक्सेसिव गुड होगा तब उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। देखो ग्रोथ है ना, और क्या उसकी वैल्यू, जितनी कोई चीज़ एक्सेसिव होगी उसकी वैल्यू उतनी कम होगी ना, जितनी कोई चीज़ कम होगी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी ना। देखो आयरन जो है ज़्यादा है दुनिया में, इसलिए आयरन की वैल्यू कम है, और गोल्ड जो है कम है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। द थिंग दैट आर लेसर इन क्वांटिटी आर मोर प्रीशियस देन द थिंग्स दैट आर अबेंडेंट इन क्वालिटी। अब जो है वाटर सस्ता किस लिए? क्योंकि 70% इंडिया में जो है वर्ल्ड में वाटर पाया जाता है। ठीक है, लैंड खरीदनी कितनी मुश्किल है, क्यों? क्योंकि लैंड 30% है। एक मैं जनरल एग्जांपल तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, इंपोर्ट किया प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस थे उनमें क्या हुआ, प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुए, है ना। मतलब जैसे इंडिया से जो है वूल, सिल्क जो है, ये जूट, कॉटन जो है यहाँ से क्या होने लगी, एक्सपोर्ट होने लगी। कहाँ पे? इंग्लैंड में, जब अंग्रेज़ जो है इंडिया में हुकूमत कर रहे थे अपने, और वहाँ से क्या है, फिनिश गुड, शर्ट्स, पैंट्स जो है इंडिया में एक्सपोर्ट होने लगे। तो इंडिया को एक मार्केट बना दिया, है ना। और यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट करते थे रॉ मटेरियल, और वहाँ से जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो है फिनिश गुड जो बेचती थी और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती थी, और यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर अपने कंट्री में जो नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन थे वो ये करने लगे। तो इन द लेट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो रीजन्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वे नो मोर इम्पॉर्टेंट, एंड इंडस्ट्रियल नेशंस बिकेम ईच अदर्स प्रिंसिपल कस्टमर। फिर क्या हुआ 1850s के दौरान, है ना, कि जो कंट्रीज़ थी, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कंट्री थी, जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ थी, मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी, वो अब इम्पोर्टेंट रही ही नहीं। अब जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी वो आपस में ट्रेड करने लग गई, और इनकी वैल्यू घट के ज़ीरो हो गई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के दौरान जो कंट्री इम्पोज्ड टैक्स, ट्रेड एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के दौरान पहली बार जो है ट्रेड पे जो है टैक्स जो है पड़ने लगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आने लगी, है ना। अब ड्यूरिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे जर्नल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको आज WHO भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ और WTO सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसने हेल्प किया रिड्यूस करने के लिए इन टैरिफ्स को जो कंट्रीज़ ने आपस में लगाए हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में जो है चाइना का कोई सामान आएगा तो उस पर फॉर एग्जांपल 3 गुना टैक्स लगाया हुआ है इंपोर्ट का,
तो चाइना का सामान इंडिया में आएगा नहीं तो चाइना को प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के जो है ट्रेड बैरियर्स थे। देखो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों एग्जिस्ट करता है, हम अब ये समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है इज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी इफ different country practice specialization and division of labor in a production of commodity or provision of services। देखो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इज स्पेशलाइजेशन। ये इसलिए इससे बेनिफिट होगा अगर एक स्पेसिफिक कंट्री एक अपनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होगी। जैसे इंडिया की जो है जूट फेमस है वर्ल्ड में, या कॉटन के जो है फेमस है, अगर हम उसके प्रोडक्ट्स जो है, या ताइवान जो है चिप इंडस्ट्रीज में फेमस है, उसकी वो एक स्पेशलाइजेशन है कि वर्ल्ड में और जगह है लेकिन बहुत कम है। तो स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, मतलब जॉब एक स्पेसिफिक जो है काम जो है वर्क जो है क्या होना चाहिए, असाइंड होना चाहिए डिफरेंट पीपल्स को। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन गिव राइज टू ट्रेड। और हर एक कंट्री का जो स्पेशलाइजेशन, देखो आप बोलोगे कि बढ़िया कार्स कहाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ से ट्रेड करना चाहोगे तो कहाँ होगे, आप बोलोगे अच्छा बढ़िया कार मुझे जर्मनी जाना पड़ेगा, ट्रेड जर्मनी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेगी कार। तो ये क्या है, एक स्पेशलाइजेशन है ना उस कंट्री की, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना उस कंट्री के से जो है उसकी क्या है उसके एक यूनिकनेस से। तो थोस इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज। एक दूसरे से कंपेयर करके फिर वहाँ से क्या फ़ायदा निकलता है उस पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। ट्रांसफरेबल ऑफ गुड सूट्स इन प्रिंसिपल एंड शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर। देखो ट्रेडिंग पार्टनर जो है जब तक म्यूचुअली बेनिफिट नहीं करेंगे तब तक सस्टेन नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझो कि एग्जाम्पल है कि बेचने वाले को जो है फ़ायदा ही हो रहा है हमेशा और ख़रीदने वाले को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, तो वो कितनी देर तक सस्टेन करेगा, वो कितनी देर तक खरीदेगा। हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हमारा देखो हम अगर एक जीन्स की पैंट खरीद रहे हैं, समझ लो हम उस पर 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो अगर 2 दिन में जो है ख़राब होकर ख़त्म हो जाएगी तो जो खरीदने वाले को तो घाटा हुआ ना, बेचने वाले को तो फ़ायदा हुआ। अब ये बंदा दोबारा खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा छोड़ो यार मैं कपड़े की पैंट बुनवा के काम चला लूँगा, नहीं तो सर 2000 रुपये हर दूसरे तीसरे दिन कहाँ से लाऊँगा। तो सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या है, इससे क्या म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है भाई, इसका भी ये बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी इसे यूज़ करके जो है अपने लाइफ को सस्टेन कर रहा है कुछ दिन तक। तो म्यूचुअल बेनिफिट जो है ट्रेड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तिजारत में, आपस में, जो बिजनेस में, ठीक है। अब कहते हैं मॉडर्न टाइम्स में जो है ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिलेटेड टू फॉरगॉन पॉलिसीज ऑफ द नेशन एज वेल एज डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नो कंट्री इज विलिंग टू फॉरगो द बेनिफिशियल डिराइव्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल मॉडर्न इकोनॉमीज जो है ना वो बेसिकली रन कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड पे एक दूसरे मुल्क के साथ, ठीक है। विदाउट दैट द सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी टफ। हमारी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से जो है डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, जिस हिसाब से जो है जिससे हमारे जो ट्रेड पे मैक्सिमम बेनिफिट्स आ सके, ठीक है। वेल डेवलप्ड जो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो बेनिफिट्स जो डिराइव हो रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड से उसको जो है ईजिली जाने देगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कुछ बेसिस जो है इंटरनेशनल ट्रेड के। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। देखो द वर्ल्ड नेशनल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल मेकअप, जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल और क्लाइमेट, ठीक है। देखो बेसिस ऑफ, देखो हर कंट्री के पास इक्वल रिसोर्सेज तो नहीं है ना। किसी के पास आयरन होगा तो उसके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ज़्यादा फ्लोरिश करेगी। किसी के पास कोल है ना, तो वो क्या करेगा, पावर इंडस्ट्री उसकी ज़्यादा होगी, वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा, वो दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र कर रहा है। किसी के पास जो है क्या है, पेट्रोलियम है, जैसे मिडल ईस्ट है, तो वो क्या है, ऑयल सप्लाई कर रही हैं दूसरे मुल्कों को। तो नेशनल रिसोर्सेज का डिफरेंस भी जो है वो बनाता है क्या, बेसिस ऑफ ट्रेड जो है। जिसके पास जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका वैसे ट्रेड फ्लोरिश करेगा। फिर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे मिनरल रिसोर्सेज जो बेस टोपोग्राफी डिफरेंस है वो इंश्योर करता है डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप और एनिमल्स। जिस तरह की लैंड की टोपोग्राफी है
उस हिसाब से जो है डिसाइड होता है कि किस तरह के वो क्रॉप्स ग्रो करेगा, कैसे एनिमल रेज होंगे, है ना। तो पोटेंशियली माउंटेनस, जैसे माउंटेनस रीजन है तो वो कितना प्रमोट करेगा टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म भी एक ट्रेड है, डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, फॉरेक्स रिजर्व वो हमारा एकोमुलेट होता है उसकी वजह से, है ना। मिनरल रिसोर्सेज, अच्छा क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। पॉपुलेशन फैक्टर देखो, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप आइडिया लगाओ ना, इंडिया इंडिया ज़्यादा कंज्यूम करेगा कोई जो कमोडिटीज़, या फिर जो है एक छोटी सी कंट्री जैसे मलेशिया हो गया, या फिर कोई छोटी कंट्री ले लो यमन या सूडान, जो जिसकी पॉपुलेशन कम है। ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा चीज़ें जो हैं क्या है कंज्यूम होंगी, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उतना ही होगा, ठीक है। नेपाल और इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बराबर थोड़ी हो सकता है, ठीक है। कंजम्पशन भी तो है। कल्चरल फैक्टर भी आते हैं, डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है, ठीक है। कल्चर से होता है कि नहीं होता है, जैसे कल्चर से विच इज़ वैल्यू टू दी विच इज़ आर वैल्यू टू दी वर्ल्ड ओवर। कुछ जैसे चाइना प्रोड्यूस करती है प्रोक्लीनर ब्रोकेट्स, carpets of Iran are famous, while North African leather work and Indonesian batik cloth are famous prized handicap। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है, और वहाँ पे कुछ यूनिक और डिस्टिंक्टिव सेट्स ऑफ चीज़ें बनती हैं ना, जो ट्रेड में हेल्प करती है। साइज़, जो पॉपुलेशन का मैंने आप बताया, जितने डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होगी वहाँ वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल ट्रेड भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो लोकल मार्केट कंज्यूम कर लेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन की डिटरमाइन होती है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री द डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। देखो, एक अंडर डेवलप्ड होती है, एक डेवलपिंग स्टेज पे है, एक डेवलप्ड स्टेज है ना। तो इन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे इंडिया है, वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के साथ। वहीं जहाँ इंडस्ट्रियल नेशन है वो एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी और फिनिश गुड, और इम्पोर्ट करते हैं क्या, फूड ग्रेन्स जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये चीज़ें एज ए रॉ मटेरियल। जो एग्रीकल्चरली जो है एग्रीकल्चर इंटेंसिव कंट्रीज़ है, जैसे हमारी कंट्रीज़ है, वो क्या करती है, फिनिश गुड इंपोर्ट करती हैं दूसरे मुल्कों से। वहीं जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जहाँ एग्रीकल्चर पे कम फोकस है, वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से सर्कल चलता है। एक्सटेंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करता है, बूस्ट करता है ट्रेड को डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पे जो है कैपिटल जो है पहले से कम है, कैपिटल पैसा मतलब पहले से कम है बिजनेसेस पे लगाने के लिए, तो फॉरेन कंट्रीज आके यहाँ पैसा लगाती हैं इन कंपनीज पे, इनको रेज अप करती है ना, ठीक है। जैसे जो रिक्वायर होता है डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग या ऑयल ड्रिलिंग या हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, तो डेवलपिंग सच कैपिटल जो इंटेंसिव होती है इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग नेशन, जो इंडस्ट्रीज नेशन है वो क्या करती है, इंपोर्ट करती है फूड स्टफ्स को, है ना, मिनरल्स को, क्रिएट मोड को, तो पैसा चाहिए कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन वो कैसा है वहाँ का, ओल्ड टाइम में तो एडिक्वेट एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वो रिस्ट्रिक्ट करता था लोकल एरिया में हाई वैल्यूज चीज़ों को। अब क्या होगा, रेलवेज, ओशन, एयरवेज, ट्रांसपोर्टेशन ने क्या है, बेटर रेफ्रिजरेटर हो गए, अपना प्रिजर्वेशन अच्छे से हो जाए, तो ट्रेड ने एक जो है एक एक्सपेंशन जो है फील किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है नेचर जो है इंटरनेशनल ट्रेड के, देखो इंटरनेशनल ट्रेड के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। कितना वॉल्यूम, अच्छा सेक्टोरल कंपोजिशन क्या, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या है, समझते हैं एक एक करके डिटेल में, ठीक है। देखो, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिस्कस करते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है, एक्चुअल टनेज ऑफ गुड, कितना टन्स ऑफ गुड जो है ट्रेडेड मेक अप द वॉल्यूम, कितना टन्स जो है टन्स में ट्रेड किया गया है किसी मुल्क ने, वो वॉल्यूम, उसे वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। जैसे हो सर्विसेज ट्रेडेड कैन नॉट बी मेजर्ड इन टनेज, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर जो अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड करता है ना, या ड्राइवर है, उसको वॉल्यूम में नहीं ट्रेड किया, तो गुड्स को किया जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर टू बी वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, ठीक है। जैसे समझो, देखो 9.1 देखो, ये देखो एक्सपोर्ट टन्स में, मिलियन टन्स में 95,000 1955, ये देखो कैसे बढ़ रहा है 87 191 लाख 1 करोड़, देखो ऐसे ऐसे बढ़ता गया, कितना इंपोर्ट किया गया है, ये है एक्सपोर्ट, टोटल मर्चेंडाइज, टोटल गुड्स, ये है क्या, इंपोर्ट किया है हमने यूएस डॉलर्स में, ये क्या है, मनी, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है।
अब फिर दूसरा आता है कंपोजिशन कि नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्री हैज अंडरगोन चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। देखो, ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट वाज डोमिनेंट इन बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, लेटर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स गेन्ड प्रोमिनेंस, फिर करंटली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमांड द बल्क ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड सर्विसेज सेक्टर विच इंक्लूड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन। और देखो, सबसे पहले क्या है, किस टाइप में, किस चीज़ों में ट्रेड हो रहा है। जैसे पहले जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें जो हैं वो डोमिनेंट थी लास्ट सेंचुरी में। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग ने एक प्रोमिनेंस गेन किया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कमांड करने लगा। फिर क्या है, फिनिश गुड जो है ट्रेड होने लगे ज़्यादा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे जैसे अपवर्ड ट्रेंड हुई और ट्रैवल्स और टूरिज्म आज बढ़ा है। तो इस तरीके से जो है किस चीज़ में, कैसी चीज़ों में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी, ये कैसी चीज़ें ट्रेड हो रही है, सर्विसेज ट्रेड हो रही हैं बाहर, कि मैन्युफैक्चरिंग गुड ट्रेड्स हो रहे हैं, कि रॉ मटेरियल्स में बात हो रही है, क्रॉप्स ट्रेड हो रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है, तीसरा आता है द शेयर ऑफ, देखो कमोडिटी इन टोटल, देखो सबसे ज़्यादा मशीनरीज, और ये वर्ल्ड की है, ये WHO की है, WHO का डेटा है। देखो, मशीनरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, फिर फ्यूल और माइनिंग रोड्स, फिर क्या, ऑफिस और टेलीफोन इक्विपमेंट, फिर केमिकल्स, फिर ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेमी मैन्युफैक्चरिंग, आयरन और स्टील, फिर क्लोथ्स, फिर टेक्सटाइल। इस चीज़ों में ऐसे ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में जो है पूरा ट्रेड का एक कंपोजिशन, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। फिर है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। देखो, हिस्टोरिकली डायरेक्शन क्या है ट्रेड की, क्या किधर चल रहा है। हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा। पहले क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वैल्यूएबल गुड्स या कोई आर्टिफैक्ट्स जो अपने बनाते थे वो करते थे, जो एक्सपोर्ट होते थे यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद वहाँ रिवर्सल इन डायरेक्शन हुआ, ट्रेड का उल्टा हो गया कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्ट करने लगी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की बात आई, फूड स्टफ, रॉ मटेरियल फ्रॉम दी कॉलोनीज, ये क्या करने लगे, कॉलोनीज से अपनी से रॉ मटेरियल जो है ले जाते थे कहाँ, यूरोप में। वहाँ से फिनिश्ड गुड जो है वापस इन कॉलोनीज को एक एज ए मार्केट बनाया हुआ था फिनिश गुड का। अब यूरोप और USA ने हमारे जो है मेजर ट्रेड पार्टनर इन द वर्ल्ड एंड वेयर लीडर्स इन द ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जापान एट दैट टाइम वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। US, यूरोप के बाद जापान तीसरा था। अब वर्ल्ड ट्रेड का पैटर्न जो है एक ड्रास्टिक चेंज हुआ कहाँ, सेकंड हाफ जो है 20th सेंचुरी के। यूरोप ने जब अपनी कॉलोनीज लॉस्ट कर दी, जैसे इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या किया, फिर स्टार्ट कंपीटिंग विद डेवलप्ड कंट्रीज़, और नेचर जो है ट्रेड का वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं। आप BOP हमने पहले भी डिस्कस किया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आज पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, रिकॉर्ड करता है वॉल्यूम, कितना गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ है और कितना एक्सपोर्ट हुआ है कंट्री का किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे कंट्रीज़ का साथ। एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के साथ कितना गुड्स और सर्विसेज जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है। ये इकोनॉमिक्स में बड़ी डिटेल वाइज हम एक पेज पे लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझो, ठीक है। फिर आता है कि एक्सपोर्ट इन ए कंट्री है। देखो, एक सेकेंड, द कंट्री, अगर कंट्री की नेगेटिव या पॉजिटिव अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, अगर कंट्री जो है इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट कम करती है और इंपोर्ट ज़्यादा करती है, तो उसका नेगेटिव में होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर कंट्री जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है और इंपोर्ट कम करती है तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक सीरियस इंप्लीकेशन है इंडिया के लिए। इंडिया 1991 में जो है क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, वो इसी वजह से आई थी क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड था। हम लोग इंपोर्ट कुछ ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें अपना गुड्स एंड सर्विसेज को जो बेटर, जो कम्पीट कर पाए इंटरनेशनल मार्केट्स में, उनकी डिमांड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कुछ यूनिकनेस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड वुड मीन्स यदि कंट्री स्पेंडिंग ज़्यादा खरीदने पे खर्च कर रही है और बेचने में कम, जिसका अल्टीमेट क्या होता है, फाइनेंशियल रिजर्व्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। एक सेकेंड, सॉरी यार, थोड़ा कोल्ड हो रखा है।
लेकिन अब काम तो करना है। देखो, दो टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। एक बायलैटरल ट्रेड होता है। बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय दो कंट्रीज। जो बायलैटरल ट्रेड क्या है, बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में जो है ट्रेड होता है, जो स्पेसिफाइड होता है कमोडिटीज जो उनमें होंगी। कंट्री एग्री कर सकती है ट्रेड में कुछ रॉ मटेरियल के, है ना, विद एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड कंट्री बीज। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड है। ये एक दूसरे से कर लेंगे कि ये रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा, तुम मेरा ये चीज़ें खरीदोगे। ठीक है, उसमें कुछ कंसेशंस भी होते हैं दिए गए स्पेसिफिक जो गुड्स के ऊपर, जो बड़े डिटेलिंग में इकोनॉमिक्स में आप लोग करोगे। अभी इतना समझ लो कि दो कंट्री बीच में एग्रीमेंट होता है या ट्रेड के बीच में कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में, सारी नहीं, कुछ स्पेसिफिक। जैसे आयरन तुम्हें जो है इतने कंसेशन पे मिलेगा, तुम हमें जो है क्या, तुम हमें गोल्ड इतने कंसेशन पे दोगे, ऐसा कुछ होता है। मतलब एक आइटम नहीं होगी, मल्टीपल आइटम्स होती हैं। ये होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर क्या है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। देखो, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में क्या है, मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, मल्टीपल कंट्रीज जो है सजेस्ट करती है, कंडक्ट करती है एक मिनी ट्रेडिंग कंट्री। जैसे साउथ ईस्ट एशियन है, साउथ ईस्ट एशिया है, या फिर सार्स है ना, सार्स है ना, या फिर क्या है, कोई भी है, आई टू यू टू है ना, I2U2 है ना। ऐसी कुछ जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं वो जो मोस्ट फेवरेबल नेशंस और सम ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर, और क्या करते हैं, सेम कंट्री ट्रेड करती है नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़ के साथ, और उनके साथ कुछ कॉमोडिटीज़ पे जो है कंसेशन होते हैं, कुछ ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, कुछ टैक्स जो है कम लगाए जाते हैं, है ना, और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट फेवर्ड द कंट्री में बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो है ज़्यादातर दिए जाते हैं कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, है ना। उनके ट्रेड्स पे जो है दूसरी कंट्री में एंटर होने पे जो है कम जो है टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड, केसेस ऑफ फ्री ट्रेड। देखो, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमी फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। देखो, एक होती है सोशलाइज्ड कंट्री, जो क्लोज नेट कंट्री है, जो बाहर ट्रेड नहीं करती है। ठीक है, अपने आप में ट्रेड करती है। ठीक है, फिर क्या करता है, ट्रेड को खोल दिया। जैसे 1991 में इंडिया ने अपना ट्रेड जो वर्ल्ड के साथ खोल दिया, उसे ट्रेड लिबरलाइजेशन भी कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये डन क्यों जाता है, इट इज़ डन टू ब्रिंग द ट्रेड बैरियर्स डाउन, द ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ्स। जो हमने ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ लगाए होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को अपनी कंट्रीज में इंटर होने से पहले अपनी लोकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो हटा दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है, कोई भी compete कर सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ इंटरनेशनल मार्केट के। ठीक है, इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद द फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री बट नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड। देखो, अब डेवलप कंट्रीज जो है उनके पास जो है वेल इक्विप मशीन्स एंड मास प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इज सेट, डिविजन ऑफ लेबर इज एंड एवरीथिंग, बट इन डेवलपिंग कंट्री दैट ऑल दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। सो एक ये अनफेवरेबल ग्राउंड भी, क्योंकि दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो दोनों को जो है एक बराबर के स्टेज पे ला दिया जाता है। ठीक है, ये जो है मास प्रोडक्शन कर रही है और ये जो है इतना प्रोडक्शन नहीं कर रही है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक अनफेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि डंपिंग गुड्स, जैसे कंट्री नीड टू बी कॉशियस अबाउट डंपिंग गुड्स अलोंग विद द फ्री ट्रेड। डंपिंग गुड्स आर चीपर प्राइसेस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जैसे चीप प्राइसेस पे दोनों कंट्री को मिल रहा है, यहाँ पे कोई इतने ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तो क्या कर सकती है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ जो है अपना जो मटेरियल है वो यहाँ पे चीप प्रोडक्ट जो है मशीन्स की मदद से चीप बनाकर जो है मास प्रोडक्शन करके यहाँ इस कंट्री में डंप कर सकती है। ठीक है, और वहीं यहाँ पे जो है इतनी एडवांस्ड मशीन नहीं है, तो वो क्या है, इतना ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या होगा, अपने डोमेस्टिक मार्केट को तो खतरा हो जाएगा ना, हो क्या नहीं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं हम कुछ। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में बना टू लिबरलाइज वर्ल्ड के ट्रेड को। हायर जो टैरिफ्स थे, जो टैक्सेस लगते थे, है ना, मैं आपको कस्टम ड्यूटीज़ जैसे ऐसी चीज़ें जो हैं जो हायर थी उनको कम करने के लिए जो है रिस्ट्रिक्टेड जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड था, जो फॉर्म किया गया था 1994 में। और इसने डिसाइड किया कि बाय द इसने डिसाइड किया कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो लुक आफ्टर करेगा फ्री एंड फेयर ट्रेड को नेशंस के बीच में। GATT को जो है बाद में ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक लौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है, ग्लोबल रूल्स बनाती है ट्रेड के बीच में, जो डिस्प्यूट रिलेटेड इश्यूज देखती है ना, ट्रेड्स जो कोई जो है अनफेयरनेस ना हो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड में, है ना, कहीं पे कोई ज़्यादा टैरिफ्स ना लगाए, है ना,
कोई जो है अपने ट्रेड को ब्लॉक ना करे ना, ये सारी देखभाल करती है ना। यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट भी है जो रिजॉल्व करती है इन सब इश्यूज़ को, है ना। कोई भी जाके अपने जो है डिस्प्यूट को लेके जा सकता है, कोई एक्सेसिव कंट्री जो है सब्सिडी ना दे रही हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या, ये सारी चीज़ें जो है WTO देखती है। इट इज़ अ वन ऑफ दी जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कमर्शियल ट्रेड्स, जो कमर्शियल इंटरेस्ट को, कंट्रीज़ को जो है उनको देखती है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन को जो है मद्देनज़र रखते हुए। हर तरह की, फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टू हर तरह की इकोनॉमिक, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर ट्रेड, सारी ट्रेड्स, गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए काम करती है, ठीक है। दो इन रियलिटी इट इज़ वे डार्कर देन इट लुक्स ऑन पेपर। अब रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स देखो, रीजनल ट्रेड ब्लॉक हैव कम अप इन ऑर्डर टू इनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। रीजनल ट्रेड जो है वो क्या करती है, कंट्रीज जो जहाँ, देखो रीजनल ट्रेड्स जैसे इंडिया और नेपाल का हो रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कंट्री जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनाते हैं। देखो, ट्रेडिंग आइटम टू कर्ब द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड डेवलपिंग कंट्री, टोटल 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, जनरेटेड 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। छोटे छोटे ब्लॉक्स बने साउथ ईस्ट एशिया, है ना, साउथ चाइना सी के 2 हो जाए, ताइवान चाइना, ऐसे छोटे छोटे, इंडोनेशिया, ये ऐसी चीज़ें, मिडिल ईस्ट में कोई हो जाए, है ना, फिर क्या है, ऐसे, ठीक है। तो जो ट्रेड ब्लॉक्स है वो डेवलप करते हैं रिस्पॉन्स टू फेलियर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। आपस में नेशंस, विद इन द नेशंस जो है ये अपने साथ जो है करते। देखो रीजनल ब्लॉक, देखो एशियान है, जैसे कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट है, यूरोपियन यूनियन जो है आपस में ट्रेड करती है, और भी है, नाफ्ता है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये है हेडक्वार्टर्स इनके जकार्ता, मेंबर्स देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसे कंट्री, दे आर ट्रेडिंग विद इन देम सेल्व्स, ओके। तो इस तरह से, और कुछ कॉमोडिटीज़ होती है, ये नहीं कि सब कॉमोडिटीज़ नहीं, कुछ कॉमोडिटीज़ जैसे पाम ऑयल, राइस, ओपी कॉफी, ये कुछ एक लिस्ट बनती है ना। उस लिस्ट के अंदर जो है कि इन चीज़ों में हम लोग जो है आपस में ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर कुछ कंसेशंस होंगे, कुछ टैक्स बेनिफिट्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। कुछ फ्री ट्रेड होगा विदाउट एनी कस्टम ड्यूटीज़ और एनीथिंग ऑन एनी टैरिफ्स, ठीक है। कुछ अदर एरियाज होते हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट, पीस और रीजनल स्टेबिलिटीज़ भी, ठीक है। तो ये कुछ होता है। अब हम देखते हैं कंसर्न जो है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशंस इफ इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस, है ना, वेज डिफ्यूजन एंड नॉलेज। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिट्स है नेशन के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, रीजन को जो है ना किसी स्पेशलाइजेशन में, हायर प्रोडक्शन में जो है, कंपटीशंस में ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, हर चीज़ में, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस में जो है क्या करता है, बराबर करता है, कॉम्पीट करता है आपस में, है ना। एक स्पेशल सेट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है कैन बी प्रूव डेट्रीमेंटल टू द नेशन इफ़ इट लीड्स टू डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री। इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो ख़राब भी है अगर वो जो है कम्प्लीटली जो है दूसरे मुल्क पर डिपेंड कर दे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, डेवलपमेंट की एक्सप्लोइटेशन हो, कमर्शियली राइवलरी अगर वॉर को लीड कर दे, जैसे चाइना और अमेरिका का है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड बहुत सारे तरीक़ों से जो है एस्पेक्ट्स में जो है ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इट कैन इम्पैक्ट जो हेल्थ और इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे? एक्सेसिव जो है प्रोडक्शन जो है नेचुरल रिसोर्सेज की जो है ना, कोल को, एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटीज़, है ना, और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसल फ्यूल्स, तो मैरीन लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सेसिव फिशरी होगी अगर, है ना, जैसे हो रही है साउथ चाइना सी में और अदर एरियाज़ में, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेसिव फिशरी हो रही है, तो ड्रिंकिंग वाटर की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो रिवर बेसन से जो है एक्सट्रीमली इतना पानी जो है भर रहे कि रिवर बेसन जो है, रिवर्स जो है बहुत सारे सूख गए। तो एक्सेसिव नेचुरल रिसोर्सेज को एक सस्टेनेबली जो है हमें इन चीज़ों को, इशूज़ को जो है प्रॉफिट भी बनानी है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट को, हेल्थ को, इन चीज़ों को जो है हमें एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स कैन रीप द सेम रिवॉर्ड एज वी आर डूइंग, ठीक है। तो अब बढ़ते गेटवेज ऑफ ट्रेड। देखो, गेटवेज ऑफ ट्रेड जो है, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसको कहते हैं? पोर्ट्स को। क्योंकि अगर हम एयर से जो है ट्रेड करेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। रोड्स जो है, रोड्स इंटरनेशनली भी बहुत कॉस्टली और बहुत झंझट और बहुत दूर पड़ता है। रेलवेज आर नॉट फिजिबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स।
बिकॉज देर आर ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स इन बिटवीन। तो हमें जो है सबसे बेहतरीन पड़ता है ओशन। वाया ओशन जो है मोस्ट ऑफ द जो है ट्रेड जो है पूरी दुनिया करती है, ठीक है। चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर हार्बर्स और पोर्ट्स। जो हार्बर्स और पोर्ट्स हैं जहाँ पे कार्गोज जो हैं पास करते हैं एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे पार्ट में। तो पोर्ट क्या फैसिलिटी है? डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटी। पोर्ट्स पे हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स टू एवरीथिंग, है ना। वहाँ सामान रखने की चीज़ें होती है, अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पे फिर अरेंज करने की, पोर्ट अथॉरिटीज़, है ना। नेविगेबल चैनल होते हैं, बराज होते हैं, लेबर प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे, है ना। तो आर टाइप की मैनेजरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। क्वांटिटी ऑफ जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जितना जो कंटेनर्स है उसको लोड अनलोड और उसको रखने की जगह फैसिलिटीज़ होती है, स्टोरेज हो हाउस होते हैं, हर टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। पोर्ट्स भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स हो गए, जो पोर्ट्स जो है स्पेशलाइजली है अब जो है कार्गो जो है जैसे ग्रेन्स, शुगर और ऑयल, केमिकल और सिमिलर मटेरियल्स को जो है वो क्या है इंडस्ट्रियल थिंग्स को जो है वो स्टोर करते हैं। एक कमर्शियल पोर्ट हो गए जो क्या है जो कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स को, जो मैन्युफैक्चर गुड्स को जो है वो हैंडल करते हैं। तो एक कमर्शियल हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है। इस टाइप के होते हैं। फिर हो गया कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, जो पोर्ट्स जो हैंडल करते हैं बुल्क और जनरल कार्गो लार्ज वॉल्यूम्स, बड़े बड़े कंटेनर 200, 500, 1000, है ना। फिर हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, इनलैंड पोर्ट्स। देखो इनलैंड पोर्ट्स कौन से हैं? इनलैंड पोर्ट्स हैं जो पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम सी कोस्ट, दे आर लिंक्ड टू सी थ्रू ए रिवर और कैनाल। इनलैंड पोर्ट्स हो गए, समझ लो ये है ओशन, ठीक है। ये एक रिवर है और पोर्ट यहाँ पे है, तो ये रिवर के वाया कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे जो है ओशन से यहाँ से कंटेनर यहाँ इनलैंड, ये इनलैंड पोर्ट है जो लैंड के अंदर है, जो रिवर या किसी कैनाल से जो है कनेक्टेड है। जैसे मैनचेस्टर लिंक्ड है कैनाल से, मेम्फिस जो है लोकेटेड है मिसिसिपी रिवर पे, रिहानी जो सर्वल लेक से, है ना, उनसे लोकेटेड। कोलकाता जो है रिवर हुगली से कनेक्टेड है, जो ब्रांच है एक रिवर गंगा की, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपोर्ट क्या होते हैं? जो डीप वाटर में होते हैं, समुद्र में जो होते हैं, जो आर्टिफिशियली भी बनाए हुए होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। जैसे क्या है क्लासिक कम्बिनेशन एग्जांपल जो है वो एथेन का है, इट इज़ आउटपोर्ट। पेरेरिस इन ग्रीस, ये कुछ पेरेंट पोर्ट्स है जो सर्व करते हैं। यहाँ पे जो है लोडिंग होती है बड़ी शिप्स की, जो शिप्स जो है हार्बर पे जो है कोस्टल एरिया में नहीं आ सकते, तो वहाँ ही ऑफ शोर अनलोड करते हैं और वहाँ से जो है छोटी शिप्स के ज़रिए जो है कोस्ट तक पहुँचाया जाता है। पोर्ट जो है बेसिस ऑफ फंक्शंस पे भी होते हैं। जैसे ऑयल पोर्ट होता है जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ऑयल के लिए, है ना। फिर हो जाते हैं जैसे पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? जो पोर्ट्स जो ओरिजिनली डेवलप होते हैं एज ए कॉलिंग पॉइंट, मतलब ऑन मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज्ड एंकर फॉर रिफ्यूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, टेकिंग फूड आइटम्स। तो क्या है पोर्ट्स ऑफ कॉल, जहाँ जो है पोर्ट्स जो अपने री के लिए जो है रुकती हैं। सिंगापुर के जो है हनुलुलु जो है एक फेमस जो है एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पे लोग जो है कॉल पोर्ट है, पोर्ट ऑफ कॉल है, जहाँ पे रुकते हैं और फ्यूलिंग करते हैं, अपने खाना और सप्लाई जो है वो है अरेंज करती है। क्योंकि बिकॉज शिपिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स डेज फ्रॉम रीचिंग वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर, इट्स नॉट लाइक एयर यू विल रीच इन फ्यू आवर्स, ठीक है। फिर पैकेट स्टेशंस, ये नोन होते हैं फेरी पोर्ट्स, क्योंकि ये पैकेट स्टेशन जो है एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। देख शॉर्ट डिस्टेंसेज पे होते हैं जो है लोगों को और चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर कर, छोटे छोटे पैकेट्स में जो है पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे है डॉवर है इंग्लैंड का, कैलेलिस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। फिर है एंट्री पोर्ट, देखो एंट्री पोर्ट्स जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ सेंटर्स वेयर गुड्स आर ब्रूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्री फॉर एक्सपोर्ट। एक देखो एक पोर्ट है, ये डिफरेंट मुल्कों से जो है यहाँ सामान आ रहा है, ठीक है, यहाँ कलेक्ट हो रहा है इस पोर्ट पे, है ना, और यहाँ से क्या किया जा रहा है एक्सपोर्ट किया जा रहा है फिर मुल्कों में दूसरे, ठीक है। जैसे सिंगापुर का पोर्ट है, रोटरडाम है यूरोप में, कोपाहेगन है बाल्टिक्स रीजन में, ठीक है। नेवल पोर्ट्स, ये पोर्ट जो है सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, जैसे विशाखापट्टनम में होगा, जैसे कोई साउथ चाइना सी में होगा, एडन में होगा कोई, है ना, कोची है, कारवां है ना, ये क्या है दीज पोर्ट्स आर सर्व्स वार शिप्स और हैवी रिपेयर वर्क्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कोची है, सच पोर्ट्स अदर सच पोर्ट्स भी हैं इंडिया में, एग्जांपल है कारवार है। तो ये कुछ तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड का
और एक ट्रेड का जनरल व्यू लिया, WHO का एक जनरल व्यू लिया, पोर्ट्स के बारे में हमने थोड़ा देखा है ना, और भी जो है बेसिक जानकारी लेने की कोशिश की कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं, BOP के बारे में पढ़ने की कोशिश की। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, ट्रेड्स की क्या बेनिफिट है ना, ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है ना। तो ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की है ना, और इसका एक NCERT का एक यूनिट बच गया है, वो हम लोग इसके बाद करेंगे, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट NCERT स्टार्ट करेंगे। ठीक है।